चर्चा को किस नजर से देख रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड क्यों इस बारे में सोच भी रहा है? क्योंकि अभी जो बिहार की विधानसभा के चुनाव है, तकरीबन तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त है। आप मान के चलिए कि तकरीबन 1.5 साल का वक्त है। क्यों इस बारे में सोच भी हो रही है? क्या उसका संबंध सीधे लोकसभा के चुनाव से है या उसका कुछ और है, जैसा कि जिस ओर संतोष जी इशारा कर रहे हैं? आशुतोष जी, नीतीश कुमार के सामने पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल सबसे बड़ा है। उन्हें यह पता है कि आरजेडी का स्टैंड क्या रहने वाला है। आरजेडी लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को कितने दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर बर्दाश्त करेगी, यह सवाल नीतीश कुमार के सामने है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बन ही जाए चुनाव के बाद। किस प्रकार का अंकगणित होता है अगली लोकसभा का, बीजेपी जाती है तो कैसी परिस्थिति बनती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन नीतीश कुमार के पास 45 विधायक बिहार की असेंबली में है, यह सबसे बड़ी सच्चाई है आज की तारीख में। नीतीश कुमार के साथ एक और बात जुड़ी हुई है कि उनके पास जब तक सत्ता रहेगी, उनके पास 12, 14 या 15% का वोट बैंक हमेशा रहेगा। और वो वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जिसके बारे में अमित शाह ने इशारों में 2018 में एक टीवी चैनल पे कह भी दिया था कि बिहार में 3 राजनीतिक ताकतें हैं, 2 एक साथ होती हैं तो नतीजा उस तरफ एक तरफा होता है। इस बात को लालू यादव भी जानते हैं। लालू यादव ये भी जानते हैं कि आज यदि नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स से मायावती की तरह लगभग किनारे होने की स्थिति में चले जाएं, सत्ता उनके हाथ से छूट जाए, उसके बाद एमवाई वर्सेस ऑल की स्थिति होगी। जो आरजेडी का बेस वोट बैंक है मुस्लिम प्लस यादव, वो एमवाई वर्सेस ऑल की स्थिति होगी और नीतीश कुमार का वोट बैंक चला जाएगा बीजेपी के साथ। तो लालू यादव को यह डर भी सता रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति ना आ जाए। कहीं ना कहीं उन्हें अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की महत्वाकांक्षा भी है और नीतीश कुमार इस कमजोरी को भी समझते हैं और अपनी राजनीतिक ताकत को भी समझते हैं। उन्हें यह भी लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के मौके पर अगर हम बार्गेन नहीं कर पाए तो इसके बाद चाहे बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ बार्गेन करना मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी तो किस स्वरूप में होगी, यह कहना भी आज की तारीख में उतना ही मुश्किल है जितना यह कहना कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ ही जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ जो दूसरी बड़ी चीज है वो है कि जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का सवाल। इसका क्रेडिट उन्हें लगता है कि विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें कहीं ना कहीं देगी और उनका 45 का आंकड़ा 75, 80, 85 तक जा सकता है। लेकिन आरजेडी कैंप को यह लगता है कि यदि विधानसभा चुनाव करा लिए जाए तो राजद को घाटा तो नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार बराबर की ताकत पर आकर खड़े हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब होगा कि बीजेपी 40 पर चली गई, 35 पर चली गई और बीजेपी 40-35 पर चली जाएगी तो यह भी उतना ही सच है कि नीतीश कुमार के लिए सबसे आदर्श स्थिति होगी। देखिए, कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल ये दोनों चाहते हैं कि हम जिसके साथ अलायंस में रहे, हमारा अलायंस पार्टनर उतना ही कमजोर रहे, जो राष्ट्रीय दल है वो उतना ही कमजोर रहे। नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के समय में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, कोई दिक्कत तब भी नहीं हुई जब बीजेपी के पास 91 एमएलए थे। कांग्रेस एक बेहद कमजोर पार्टी है, लेकिन आप याद कीजिए जब यूपीए 1 की सरकार थी या यूपीए 2 की भी सरकार थी, 2005 का पहला चुनाव लालू यादव के साथ अलायंस कर कांग्रेस ने नहीं लड़ा। 2009 का लोकसभा चुनाव लालू यादव के साथ अलायंस कर नहीं लड़ा। 2010 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने लालू यादव के साथ अलायंस कर नहीं लड़ा, अकेले लड़ा। तो राष्ट्रीय पार्टियों की जो एक्सपेंशन की प्रवृत्ति है उससे नीतीश कुमार भी वाकिफ है, लालू यादव भी वाकिफ है। तो नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं यह स्थिति एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीजेपी केंद्र की सत्ता से जाए या ना जाए। बीजेपी यदि नंबर 3 की पार्टी उनकी भूमिका में आ जाए, जो आज नीतीश कुमार की भूमिका है, तो फिर अगला 5 साल सुरक्षित हो जाता है, चाहे राजद के साथ सुरक्षित हो या बीजेपी के साथ सुरक्षित हो। तो इस आदर्श स्थिति को एक बार फिर बनाने के लिए जो 2015 से 20 वाली विधानसभा में थी वो नीतीश कुमार लाना चाहते हैं। जी अभिषेक, एक और सवाल है आपसे। सवाल इस बात, इसका लोकसभा के चुनाव से क्या लेना देना है? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी जो बिहार के अंदर अभी लोकसभा के चुनाव पर फोकस कर रही है, फिर उसको विधानसभा के चुनाव पर भी फोकस करना पड़ेगा। जी, विधानसभा के चुनाव पर तो फोकस करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरी चीज यह है कि सबसे पहले हमको इसको समझना होगा कि बीजेपी एक कम्युनल मोबिलाइजेशन की कोशिश करती है, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण, कि उसमें 40-45% वोट इकट्ठे हो जाए। वही जो बीजेपी के अगेंस्ट जो मंडल फोर्सेज है, जो जनता दल परिवार की पार्टियां हैं, उनकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं ये वोटों का जो ध्रुवीकरण हो वो ना हो और वो इलेक्शन इक्वेशन पर चला जाए। और इक्वेशन पर इलेक्शन जाने की स्थिति तब और ज्यादा
आदर्श स्थिति इसके लिए हो जाती है, खासकर ऑपोजिशन के इंडिया ब्लॉक के लिए, जब एक सीट पर एक की जगह 7 कैंडिडेट हो। बिहार में एक लोकसभा सीट पर 6 असेंबली सेगमेंट है, तो एक लोकसभा प्लस 6 असेंबली की सीट है, तो 7 कैंडिडेट होंगे। उन 7 कैंडिडेट की स्थिति में क्या होगा, जो आधार वोट, जिसे आप बहुत नैरो माइंडेड होकर के भी अगर हम लोग सोचे तो आरजेडी और जेडीयू का आधार वोट एम, वाई और के पर जाकर टिकता है, मुस्लिम, यादव और कुर्मी, जो बिहार के टोटल इलेक्टोरल चंक का 35% है। 35% से कितने कैंडिडेट होंगे ऑन एन एवरेज एक लोकसभा सीट में? 7 में बहुत से बहुत 2 या 3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। 4 कैंडिडेट जो होंगे उस सामाजिक समीकरण के एम, वाई, के दायरे के बाहर के होंगे।